नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। चुनावी चंदा और चंदे से लिया और दिया गया धंधा, ये चर्चाओं में तो बना हुआ है, लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं इसलिए तेज हो जाती हैं क्योंकि एसबीआई ने सीरियल नंबर समेत तमाम जानकारी अब चुनाव आयोग को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, फिर चुनाव आयोग को सौंपी गई और वो सार्वजनिक हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना चंदा लेकर धंधा दिया गया है, इस पर बवाल भी खड़ा हो रहा है, सियासत भी गरमा रही है। लेकिन चर्चा करती हूँ और चर्चा करने के लिए मेरे साथ अंजलि भारद्वाज जी जुड़ चुकी हैं। जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, बीते दिन जो आंकड़े सामने आए, जो सीरियल नंबर सामने आए हैं, वो ऐसे क्या हैं जो एसबीआई पहले देने से डर रही थी, अब जब दे दिए गए हैं तो उससे आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या बड़ा खुलासा इस वक्त हो गया है? देखिए, जो सूचना के अधिकार को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, वो जजमेंट यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा था वो पूरी तरह से पर्दे के पीछे गोपनीय तरीके से किया जा रहा था। और ये बहुत खतरनाक है किसी भी लोकतंत्र में, क्योंकि आप कोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई कंपनी चंदा देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो इसी अपेक्षा से देती है कि पॉलिटिकल पार्टी उस कंपनी के लिए काम करेगी, या तो नीति बनाएगी, कानून बनाएगी या कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो इसको तो किकबैक कहा जाता है, क्विड प्रोको कहा जाता है, एक्सटॉर्शन हो सकता है इससे। तो ये तो भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और दूसरा, जो अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से पैसे आए, जो 12 अप्रैल 2019 के बाद, वो सारे पैसे का ब्यौरा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लोगों को देना है। किसने खरीदे बॉन्ड, कितने के खरीदे, किस तारीख को खरीदे और किस पार्टी को वो बॉन्ड दिए। अब पहले तो एसबीआई ने आनाकानी करी और गुमराह करने की कोशिश करी कि देखिए हम तो मैचिंग नहीं कर सकते, इतना बहुत समय लग जाएगा। जून 30 की डेट मांगी। कोर्ट ने कहा था 3 हफ्ते में दीजिए, चुनाव से पहले दे दीजिए, और एसबीआई ने कहा कि हम तो अब 30 जून तक देंगे, मतलब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गुमराह मत करिए और ये सूचना तुरंत दीजिए। अब एसबीआई ने वो सूचना दे दी है और पूर्णतः सूचना सामने आ गई है। तो पहली चीज तो ये है कि एसबीआई क्या करने की कोशिश कर रही थी, ये इंफॉर्मेशन सप्रेस करके, किसके इशारे पर ये जो सरकारी बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक जो है, वो क्यों लोगों को सूचना देने से संकोच कर रहा था। और ये एक बहुत ही संगीन प्रॉब्लम है, सवाल है, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसबीआई है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, और अगर वो किसी भी सरकारी दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट की न माने और एक तरह से कोर्ट को गुमराह कर रहा था और जो बात कही वो गलत बात कही जा रही थी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो सूचना आ गई है, वो सूचना दिखा रही है कि किसने पैसे दिए किस पार्टी को, और उस सूचना को जब लोग देख रहे हैं तो बहुत ही कंसर्निंग चीजें सामने आ रही हैं। एक तो समझ में आ रही है ये बात कि ऐसी तमाम कंपनियां थीं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे कुछ ही दिन पहले या कुछ ही दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलने से। तो उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन सही बाद उसके या उसके बिल्कुल पहले उन्होंने चुनावी चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। और ये रूलिंग पार्टी को अगर चंदा मिल रहा है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये किकबैक था, क्या ये इसलिए दिया गया था चंदा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सके गलत तरीके से। दूसरा, ऐसी कई कंपनियां सामने आ रही हैं जिनके ऊपर ईडी के रेड पड़ रहे थे, सीबीआई के रेड पड़ रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने खूब चुनावी चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, और ये सब पर्दे के पीछे हो रहा था, तो आपको और हमें तो पता नहीं था, लेकिन ये सब काम चल रहा था। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी केंद्र में,
तो क्या वो वसूली कर रही थी इन सब एजेंसीज को कंपनियों के पीछे छोड़ के, या फिर वो कंपनियां वास्तव में गलत काम कर रही थी और उनकी कोशिश ये थी कि चंदा देकर वो अपने खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे रफा दफा करा दें। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी ही खतरनाक हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए। शेल कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो चंद महीने पहले सेटअप हुई और एकदम से खूब करोड़ों के बॉन्ड वो खरीद के दे रही हैं। कैसे उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि वो चंदा खरीद के दे रही हैं, क्यों दे रही हैं वो चंदा? तो ये सारी चीजें सामने आई हैं जो कि अब बहुत जरूरी है इनके अंदर जांच हो। अंजलि जी, जिससे पहले जो जानकारी एसबीआई ने दी थी, उस जानकारी में और इस जानकारी में क्या फर्क है? सीरियल नंबर, मैं दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बारीकी से अगर आप समझा पाए, सीरियल नंबर हो गया, यूनिक फॉर्म हो गई, इससे क्या बेहतर तरीके से अब चीजें साफ हो चुकी है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव खरीदने वालों के परचेजर जो हैं उनकी सूचना दी जाए और ये बताया जाए क्या नाम है उनके, कितने का उन्होंने बॉन्ड खरीदा, किस तारीख को खरीदा। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पार्टियों को वो बॉन्ड मिले उनके नाम बताए जाएं, कितने के बॉन्ड मिले, किस तारीख को मिले, ये सब बताया जाए। तो जब ये सूचना सामने आई तो हमारे साथ ये सूचना मुहैया तो जरूर हो गई कि किसने बॉन्ड खरीदे और किसको बॉन्ड मिले, लेकिन किसने बॉन्ड खरीदकर किसको दिए, ये सूचना जो थी, लिंक जो कर रही थी, वो नहीं हो पा रही थी। उसके लिए जरूरी था कि हर बॉन्ड पर एक ऐसा नंबर लिखा गया है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर जिसे हम कहते हैं, कोड, जो कि यूनिक है, जो एक बॉन्ड के लिए एक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया गया है और वो अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे नजर आता है। तो वो जो नंबर है वो अब हमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने ईसीआई को दिया, इलेक्शन कमीशन ने अब लोगों को दे दिया है, और वो दोनों तरफ, परचेजर की तरफ भी, खरीदार की तरफ भी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी हमें मिल गया है। तो अब मालूम है कि इस नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और वो बॉन्ड किसको दिया उन्होंने। तो अब समझ में आ गई है क्लियरली लिंक कि कौन किस पार्टी को पैसे दे रहे थे। मैम जी, मैम लगातार सवाल जब से ये आंकड़े सामने आए तब से आरोप भी लग रहा है, सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी भी है कि सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बीजेपी है और उसी को घेरा जा रहा है। लेकिन बाकी पार्टियों को भी चंदा मिला है मैम, चाहे वो कांग्रेस हो गई, टीएमसी हो गई। टीएमसी तो देखिए दूसरे नंबर पर है, तो सिर्फ बीजेपी पर ही उंगलियां क्यों, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से ये बॉन्ड स्कीम बनाई गई थी, इसमें जो सूचना थी कि कौन किसको पैसा दे रहा है, अगर वो किसी के पास हो सकती थी तो वो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है, जो कि एसबीआई को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है, उन्हीं के पास हो सकती थी, क्योंकि बॉन्ड की जो खरीदी थी और बॉन्ड की जो रिडीम करने की शक्ति थी वो केवल एसबीआई के पास थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा, क्योंकि और कोई नहीं जानता था कि कौन कितना चंदा किसको दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से, और डोनर्स जो थे वो भी ये समझते थे बात। तो इसलिए ये जो चंदा है, हम बिल्कुल भी चकित नहीं है, हम सरप्राइज्ड नहीं हैं कि ये जो चंदा सबसे ज्यादा जो मिला वो बीजेपी को ही मिला, जो कि केंद्र में पावर में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी और पार्टी को नहीं मिला। टीएमसी दूसरे नंबर पे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, उसी तरह से दूसरी पार्टीज को भी मिला है। और ये चंदा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये बात कही है वो यही है कि जब कंपनियां चंदा दे रही हैं तो वो पार्टीज को इस अपेक्षा से देती हैं कि जब वो सरकार बनाती हैं, वो पावर में होती हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, कि वो फिर उनके लिए काम करेंगी। तो अब आप ये समझिए कि टीएमसी भी वेस्ट बंगाल में पावर में है, उसी तरह से कांग्रेस पावर में है कई स्टेट्स में, भारतीय जनता पार्टी सेंटर पे भी पावर में है और स्टेट्स में भी पावर में है। तो पैसे मिले हैं और सब
कई पार्टीज को मिले हैं, सबको मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सीपीआई और सीपीआईएम ने पहले ही कह दिया था कि हम चंदा नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। बाकी पार्टीज को मोस्टली चंदा मिला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को मिला है, लेकिन हाँ, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। 16,500 करोड़ रुपए में से नियरली 8,250 करोड़ जो हैं, 50% से ज्यादा जो पैसे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से जो दिए गए वो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। और जिस तरीके के सवाल आज उठ रहे हैं उसका कारण यही है कि लोग जब देख रहे हैं, जर्नलिस्ट आपके जैसे जब ये सूचना देख रहे हैं, तो वो ये देख पा रहे हैं कि कंपनियां हैं जो कि पैसे दे रही हैं, चंदा दे रही हैं, और वो ऐसी कंपनियां हैं जिन पे ईडी के रेड चल रहे हैं, सीबीआई के रेड छापे चल रहे हैं, आईटी के छापे चल रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है कि ये चंदा, चुनावी चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उसी दौरान कहीं ना कहीं आगे पीछे दे रहे हैं। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये पैसा इसलिए तो नहीं दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो केसेस हैं वो बंद कर दिए जाएं, या फिर ये इन एजेंसीज का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा पैसा वसूली के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं बड़े बड़े, तो क्या चुनावी बॉन्ड, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट देने के डेट्स के अराउंड दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए तो नहीं दिए जा रहे हैं किकबैक्स के फॉर्म में। तो ये औरबिंदो फार्मा की बात है, ये तो बहुत ही कंसर्निंग बात है। अब आप ये समझिए कि देश में ये बात हो रही है कि भाई लोकतंत्र का क्या होगा जब हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, नहीं हैं अभी भी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, ही हैज रिफ्यूज्ड टू रिजाइन, उन्हें जब गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ऐसे में जब पता चलता है कि जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो अभी तक ज्यादा नहीं समझ में आया कि मिला है ईडी को, लेकिन ईडी के अप्रूवर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने ये सारा जो मामला है इसमें हम अप्रूवर बन रहे हैं, हम देंगे इसमें अपनी स्टेटमेंट। और उनमें से जो एक अप्रूवर हैं शरद चंद्र रेड्डी, उनका अगर हम केस देखें तो शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट किया गया ये शराब घोटाले के चक्कर में, और उन्होंने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब ये सारा सूचना जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डेटा में से निकल रहा है, और फिर उसके बाद उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर दे दी गई। अब इसमें 2 चीजें हैं समझने की। एक तो ईडी, हम तो जहां पर भी देख रहे हैं सब कहते हैं प्रोसेस इज पनिशमेंट, ईडी हमेशा बेल को अपोज करता है। इस केस में ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, और मेडिकल ग्राउंड्स क्या थे, वो कह रहे हैं कि मेरे लोअर बैक में पेन था, तो इसलिए उन्हें बेल मिल जाती है। फिर उसके बाद उन्हें बेल मिलती है, और वो अब जब निकलते हैं जेल से मई 2023 में, तो फिर जून 2023 में वो अप्रूवर बन जाते हैं और उन्हें पार्डन मिल जाती है, और फिर वो 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीद कर उनकी कंपनी औरबिंदो फार्मा बीजेपी को देती है। और जहां तक मुझे अब समझ में आया है, ये अमाउंट अराउंड 60 करोड़ का टोटल है। तो अब आप ये समझिए कि ऐसे टाइम पर जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट हो रहा है, ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं, और उसमें ये सामने आती है सूचना कि जो अप्रूवर है, जिन मेन जो 2 अप्रूवर हैं उनमें से एक अप्रूवर जो है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का लेन देन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अप्रूवर बन गए, उन्हें बेल मिल गई, फिर पार्डन हुआ। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही संगीन सवाल उठते हैं ये पूरी जो हम देख रहे हैं सिनारियो पर। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है, ये डेटा तो अब सबके सामने है, और बहुत जरूरी है कि इस डेटा के साथ हमारे देश में जो भी
चिंतित हैं लोकतंत्र के बारे में, जो उसके बारे में सोचते हैं, वो इस डेटा को समझें, देखें, सबके सामने है ये डेटा अब, और इसका इस्तेमाल जरूर जनता करे, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि इसके साथ हम लोग इंगेज करें ये जो डेटा अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखवाया है। जी मैम, डेटा तो सामने आ चुका है, लेकिन मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखिए, देश के अंदर 3-4 बड़े उद्योगिक घराने हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, फाइनेंशियल तौर पर सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है, लेकिन उन्होंने एक भी बॉन्ड नहीं खरीदा, उनका नाम सामने नहीं आया। तो क्या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ नहीं दे रहे, समर्थन नहीं करते? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत आपने जरूरी सवाल पूछा है। जब ये डेटा बाहर आया उससे पहले हम जब भी बात करते थे तो लोग कहते थे इसमें क्या सोचने की बात है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे तमाम हमारे देश में जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं या कंपनियां हैं, यही पैसे देती होंगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, क्या सामने आ जाएगा ऐसा नया। लेकिन अगर आप ये डेटा देखें, इसमें बहुत सिंपली नजर आ रहा है कि ज्यादा पैसे दिए नहीं गए हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा, जिनको कि हम बड़ा समझते हैं। हाँ, एक क्विक सप्लाईज करके एक कंपनी है, पर वो कंपनी जो है, वो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे समझ में आ रहा है कि रिलायंस के लोग हैं उसके ऊपर, तो हो सकता है कि वो लिंक है जो कि आगे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ये पैसे और कंपनी के नाम पर बॉन्ड खरीदे गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो पैसे हैं ये इन बड़ी कंपनियों के नाम से नहीं आए हैं। अब इसमें दो चीजें देखने की हैं। एक तो ये कि क्या ऐसा तो नहीं है कि शेल कंपनियां बनी हैं, जिसका मतलब है कि कोई सामने और पैसे दे रहे हैं और हैं किसी और के पैसे। लेकिन एक और बड़ी जो चीज सामने आती है वो ये है कि सरकार बार बार कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से जो हमें कैश मिलता था पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कम हो गया था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिए तो अब सब वापस कैश में देंगे। तो अब आप ये देखिए कि जो सवाल आज खड़ा हो रहा है वो यही है कि क्या हम ये समझें कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि सब ऐसा अपेक्षा कर ही रहे थे कि ये कंपनियां तो पैसे देती ही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली जो सत्ता में है पार्टियां उन्हें देती हैं, वो पार्टियां क्या पैसे नहीं दे रही हैं? तो मतलब एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि कैश पहले भी चल रहा था और कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ भी चल रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तो चलता ही रहा और साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड भी बटे। तो देखिए, हम शुरू से यही कह रहे हैं कि जब आज आप अगर किसी भी हमारे बड़े जो केंद्र मंत्री हैं उनका बयान सुने तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई है, क्योंकि कैश बंद हो रहा था और अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया तो कैश वापस आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही, हम भी यही बोलते आए हैं कि देखिए, कैश तो बंद हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि सॉलिसिटर जनरल से पूछ लिया, जब उन्होंने कहा कि ये स्कीम बंद मत करिए क्योंकि कैश बंद होता है इससे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया उनसे कि आप बताइए, क्या कैश बंद कर दिया आप लोग ने लेना, क्या आप अलाउड नहीं है कैश लेना? तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, कैश से तो अभी भी हम ले सकते हैं चंदा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार परचेजर जो है वो असली डोनर नहीं है। अब ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड खरीदने वाला तो वही इंसान हो सकता है जिसके पास बैंक में पैसा हो, तो केवाईसी देकर वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बैंक में पैसे हैं, आप जाके बॉन्ड खरीद सकती थी, लेकिन कोई और कंपनी है जिसके पास कैश है, वो आके फिर आपसे बॉन्ड खरीद लेते हैं, आपको कैश दे देते हैं और बॉन्ड लेके पार्टी में जमा कर देते हैं चंदा। तो असली डोनर तो वो हैं और आप परचेजर हैं, तो नाम तो केवल आपका आया, डोनर का नाम तो आया नहीं, और जो काला धन था वो सफेद हो गया, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं।
और यही जी बात जो है वो आरबीआई ने लिखी थी वित्त मंत्रालय को कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड मत लाइए, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग को इनकरेज करेगा। तो जी आज हम जो ये सारे डेटा देख रहे हैं, इसमें ये सारी बातें जो हैं, ये सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। डेटा से एंगेज जितना हम करेंगे उतनी ही हम ये बातों की तय पर पहुंचेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियां कहेंगी ठीक है मुझे ठेका मिला, लेकिन मैंने तो ऐसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिया। तो हमें दिख रहा है लोगों को कि ये ऐसे ही तो कोई नहीं देता है चंदा, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए, उसकी तय तक जाने के लिए एक प्रॉपर जांच होने की जरूरत है, जो कि एक स्वतंत्र बॉडी ही कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र बॉडी, जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें जांच करे और मामले की तय तक पहुंचे। मैम देखिए, जो सरकार है उसके कई मंत्रियों के बयान सामने हैं। अमित शाह कहते हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, हमारे सांसद ज्यादा हैं, लेकिन विपक्ष को इतना पैसा क्यों मिला, कांग्रेस को खासकर इतना पैसा क्यों मिला, ये सवाल उठ रहे हैं। सीतारमन जी कहते हैं कि कम से कम अब पारदर्शिता तो है, सिस्टम पहले से बेहतर है। गडकरी जी कह रहे हैं कि हमने अच्छे के लिए ये लेकर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर कुछ खामियां रही तो हम उस पर काम करेंगे। ये बयान दिए जा रहे हैं, तर्क। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि केंद्र मंत्री बहुत सारे हैं, आपने नाम लिए गृह मंत्री का, वित्त मंत्री के और गडकरी जी का। तो ऐसे बहुत सारे बयान आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जब वो ये कहते हैं कि हमने तो अच्छी नीयत से लाए थे हम ये, जी और इससे तो कैश को कम करना था, हमें ब्लैक मनी को कम करना था, इसलिए लाए थे हम। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, चर्चा की जो आज बात हो रही है कि चर्चा करने के लिए रेडी है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो चर्चा ही हुई थी ना। सारी हियरिंग जो हुई, ये मामला 7 साल के बाद अब उसकी जजमेंट आई है। 2017 से ये मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी है तो बिना तर्क, बिना डिबेट, बिना डिस्कशन के तो नहीं दे दी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पहलू एग्जामिन करे। मैं तो कहूंगी कि सभी जो केंद्र मंत्री हैं वो जरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसे पढ़ें, क्योंकि उस जजमेंट में इन सब चीजों पर बारीकी से चर्चा भी हुई, जो कोर्ट में उसे भी लिखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट लगाया है कि सरकार कह रही है कि इससे ब्लैक मनी कम हो जाएगा, इससे कैश कम हो जाएगा, ये हमारी नीयत अच्छी है, हम इसको लाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने सवाल पूछे, और सवाल पूछकर उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जब लगाया तो उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि ना तो कैश बंद हुआ, कैश तो अभी भी पार्टियां ले रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ भी ले रही थी पार्टियां, और ना ही वो जो बॉन्ड थे वो ऐसे बनाए गए कि उन्हें कैश के लिए बेचा ना जा सके। तो उन्होंने यही सारी बातें लिखी अपनी जो जजमेंट है, और उन्होंने कहा कि अगर हम मान भी लें कि थोड़ा बहुत कैश कम हुआ होगा, तो जिस तरह से इसने लोगों के, वोटर के जानने के हक को खत्म किया है इलेक्टोरल बॉन्ड ने, हम इसको बिल्कुल जायज नहीं मानते, गैर संवैधानिक मानते हैं। आप ये सीधी बात समझिए नफीसा, मेरे ख्याल से हम आपके व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है कि क्या मतलब है इसका। जब हम कहते हैं जानने का हक, सूचना का हक, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप और मैं, सारी जनता जाकर नागरिक वोट करेंगे, और वोट जब हम करने जाते हैं, हम लोग कैंडिडेट को तो देखते हैं, पर ज्यादा जरूरी होती है कौन सी पार्टी को वोट करें। अब अगर हम ये मानते हैं, समझते हैं कि जब कंपनियां किसी पार्टी को पैसे देती हैं तो वो इसी अपेक्षा से देती हैं कि पार्टी कंपनी के लिए काम करेगी, तो फिर हमें ये समझना होगा कि अगर मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी किससे पैसे ले रही है और किसके लिए काम करेगी, अगर वो सरकार बनाएगी, तो अगर वो जीत गई तो मतलब मैं कैसे इन्फॉर्म्ड वोटिंग करूं? तो कोर्ट ने यही कहा
कि अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में सही से वोटिंग हो, इन्फॉर्म्ड वोटिंग हो, मतलब मैं पूरी सूचना के साथ आप और मैं वोटिंग कर सके, तो जरूरी है कि हमें ये सूचना होनी चाहिए कि कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा सिस्टम है, ये हमारे जानने के हक को, यही जानने के हक को खत्म करता है, और इसीलिए ये गैर संवैधानिक है। जो अनुच्छेद 19 है हमारे संविधान में, वो लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर है। तो अगर हम जानेंगे ही नहीं तो अभी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, इसे बंद करें। ठीक है मैम, मैं सिर्फ आखिरी सवाल ले रही हूँ जो बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो आम व्यक्ति है वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा। हालांकि आपने बहुत बारीकी से समझा दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शक इस पूरे मुद्दे को समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैम, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी परत खुल चुकी है या भी कुछ बाकी है? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो परत नहीं खुली अभी तक, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 के बाद की सारी सूचना हमें दे दी जाए, और वो सारी सूचना हमें मिल गई है। तो 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड आज तक बिके हैं। ठीक है, ये बॉन्ड जो हैं ये बिकने शुरू हुए 1 मार्च 2018 को, और हमारे पास जो सूचना अब है वो है 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक। तो जो पहले जो बॉन्ड बिके 4,000 करोड़ रुपए के करीब के जो बॉन्ड थे, उन बॉन्ड की सूचना हमारे पास अभी भी नहीं है कि किसने बॉन्ड खरीदे। तो जो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 16,500 करोड़ में से 4,000 करोड़ से ऊपर की बॉन्ड की सूचना नहीं है हमारे पास अभी भी कि किसने खरीदे थे वो बॉन्ड। और ये बहुत जरूरी सूचना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बॉन्ड खरीदे किसने, तो हम तो कुछ लिंक ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सूचना, जो 25% बॉन्ड आज तक वैल्यू टर्म्स में बिके हैं, वो सूचना अभी हमारे पास नहीं है। जो सूचना है वो 2019 से लेकर अभी तक की सूचना है। अब आप ये सोचिए कि बॉन्ड्स की जो अब ये जजमेंट आई है, बहुत अच्छी जजमेंट है, लेकिन ये बॉन्ड्स जो हैं सरकार, अब कोर्ट कह रहा है ये तो गैर संवैधानिक है, लेकिन कोर्ट ने पहले तो जजमेंट दी नहीं। तो पहले तो 2019 के चुनाव हुए पूरे देश में, फिर लगातार स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में। अब हम अगले चुनाव पे आ गए हैं, जनरल इलेक्शन पे जो होने वाला है। तो खूब चंदा इकट्ठा हुआ है पार्टियों के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। सूचना हमारे पास अब बहुत सारी आ गई है, लेकिन कुछ सूचना, जैसे मैंने आपको बताया, 25% बॉन्ड्स जो वैल्यू टर्म्स में है वो नहीं आई है। लेकिन जो सूचना आई है, उम्मीद यही है कि अब हम उसको समझेंगे। ये मांग जारी रहेगी कि पहले की सूचना भी हमें दी जाए, लेकिन जो अब सूचना सामने है वो तो हम देखकर बहुत कुछ समझ ही सकते हैं कि देश में किस स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम किकबैक की बात करते हैं, जब हम क्विड प्रो क्वो की बात करते हैं, जब हम वसूली की बात करते हैं, ये सब भ्रष्टाचार है, हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन है। और ये आप और हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, इनका इस्तेमाल जो है, जब कंपनियां पैसे देती हैं वो तो क्विड प्रो क्वो अपने मुनाफे के लिए ही देती हैं, वो तो वसूली या इन सब काम में आ सकता है। वो तो फिर इसीलिए देती हैं कि किकबैक्स होके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके, ये पोटेंशियल है। तो ये तो घोटाला है, इससे बड़ा और घोटाला क्या हो सकता है। लेकिन मैम, क्या इस घोटाले का असर चुनावों पर पड़ेगा, जैसा जिक्र भी आपने किया? देखिए, ऐसा है नफीसा, समझने की क्या जरूरत है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सभी लोग सूचना को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सूचना की मांग कर सकते हैं, पर के बाद लोग सूचना देखकर किधर वोट डालते हैं वो तो उनका अपना अधिकार है और रहना भी चाहिए। तो अब अगर इसके बाद लोग इस सूचना को देखकर, पाकर कहीं पर वोट करना चाहें,
कोर्ट का भी सीधा यही मकसद था। हम में से भी जो सभी लोग लगे रहे इस पूरे संघर्ष में, हमारा भी यही मकसद था कि लोगों को जानने का हक होना चाहिए, वोटर को जानने का हक होना चाहिए। आगे वोट वो कहाँ करें वो तो उनकी अपनी समझ पर है, पर हम उम्मीद करते हैं और कोर्ट ने भी इसी उम्मीद से ये सूचना रखवाई है लोगों के सामने, चुनाव से पहले रखवाई। चाहे एसबीआई ने कोशिश करी कि ना रखें वो, लेकिन रखवाई है कि लोग ध्यान से उस सूचना को समझें, क्या हो रहा है देश में उसे समझें और तभी अपना कीमती वोट जाकर दें। ठीक है, अंजलि भारद्वाज जी, आपको बधाई भी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और आखिरकार देखिए आपका संघर्ष रंग भी लेकर आया। चुनावों से पहले आंकड़े सामने आ चुके हैं और बहुत ही बारीकी से आपने इस पूरे मामले में जानकारी दी है, और ये जानकारी जनता तक भी पहुंच रही है। लेकिन इसका असर चुनावों पर कितना पड़ने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल है वो इस पूरे मुद्दे को कितना बुना पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने पूरी जानकारी हमें दी और हमें अच्छा लगा कि हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक सरल भाषा में, आम भाषा में, उन्हीं की भाषा में ये पूरा मुद्दा पहुंच पाया। देखते रहिए DS4, फिलहाल के लिए दीजिए।